धोखे की सजा। लेखिका पुष्पा भाटिया। मैं शर्मिंदा हूँ। ईला पति को धोखा देकर तुषार के पास चली गई, लेकिन समय फिर उसे मिलन के सामने ले आया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। ड्राइंग रूम में पत्नी डॉक्टर जया के सामने बैठी ईला को गिड़गिड़ाते देखकर डॉक्टर मिलन हैरान रह गए। वही चेहरा, बात करने का वही अंदाज। हाँ, बढ़ती उम्र के सायों ने उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा दिया था। जया उसे प्रोफेशनल अंदाज में समझा रही थी। ईला, योर डॉटर इज सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा। इसका मतलब क्या हुआ डॉक्टर? सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आपकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर है और उसकी लेफ्ट ब्रेस्ट का ऑपरेशन करना होगा, यानी रेडिकल मैसेक्टमी। ईला की दोनों आंखों में आंसुओं की लकीर सी उभर आई। काश यहाँ चेकअप के लिए आई ही ना होती। ना कोई दिक्कत थी, ना ही कोई शिकायत। दर्द, बुखार, थकान, कमजोरी कुछ भी तो नहीं था अनुष्का को। सिर्फ छोटी सी गांठ महसूस की थी उसने नहाने के बाद। डू यू थिंक डॉक्टर हैज डायग्नोस्ड द केस करेक्टली? ईला की रुलाई फूट पड़ी। डॉक्टर मिलन सीनियर डॉक्टर हैं, 30 साल का अनुभव है उनके पास। जया ने अपने चश्मे के भीतर से ईला को घूरा। रेडिकल मैसेक्टमी यानी बाईं ब्रेस्ट को काटना, यानी एक अधूरी औरत। ये सब सोचने से पहले मैं तो ये कहूँगी कि आपकी बेटी का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। ईला के चेहरे की उदासी और आंसू देखकर जया का मन भी भारी हो गया। देखिए, कैंसर कोई असाध्य रोग नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बेस्ट टीम है। ये आपकी मर्जी है कि आप अपनी बेटी का ऑपरेशन कहाँ करवाएंगी। ऑपरेशन डॉक्टर मिलन ही करेंगे ना? ईला का अविश्वास उसकी आंखों में उतर आया। डॉक्टर मिलन बहुत बिजी रहते हैं, महीनों पहले उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए मिलन अपने कमरे में चले गए। न चाहते हुए भी उन्हें अपना अतीत याद आने लगा। आखिर कसूर क्या था मेरा? यही ना कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट था। एक झूठे फोन कॉल के आधार पर तुमने अपने हरे भरे दाम्पत्य की बगिया ही उजाड़ डाली। क्या कहा था उस औरत ने तुमसे? आपके पति चेकअप के वक्त खूबसूरत महिलाओं के साथ जी भरकर मनमानी करते हैं। इसे सीधे शब्दों में बलात्कार कहते हैं। और तुमने विश्वास भी कर लिया, बिना उसका फोन नंबर नोट किए कि वो महिला कौन थी, क्या चाहती थी। इसका मतलब तो यही था ना कि कोई भी तुमको अनाप शनाप बोल देगा और तुम विश्वास कर लोगी। न जाने कितने चक्कर लगा डाले थे तुमने मेरे चैम्बर के। चोरी चोरी कलकत्ते के कितने गायनी डॉक्टरों के पास भी हो आई। कितने झगड़े हुए थे इस प्रसंग को लेकर हम दोनों के बीच। ख्यालों में सीनियर गायनिक के अंतर्मन से निकलकर गड़ी कड़वाहट के अपने 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में पहुंच गए थे मिलन। उन दिनों वो समझ नहीं पाते थे कि ईला को नए सिरे से वो क्यों समझाएं। फिर भी निरुपाय होकर उन्होंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की थी। ईला, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए औरतों के शरीर से खिलवाड़ करते रहते हो? नहीं, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ रोग को जड़ से मिटाकर मरीज को स्वस्थ कर देना मेरा एकमात्र फर्ज है। तुम्हारे ये सड़े गले लेक्चर मैं कई बार सुन चुकी हूँ। सीधी सच्ची बात यह है कि मेरा शौहर किसी पराई औरत का अंग प्रत्यंग टटोले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं, हरगिज नहीं। ईला, मैं एक डॉक्टर हूँ। ब्लड यूरिन की जांच करते करते मैं तो न जाने कब का जड़ मशीन बन चुका हूँ। डॉक्टर हो तो क्या हुआ? कोई हिमालय पर्वत के साधु संत तो नहीं हो। चेकअप के वक्त करता धरता तो तुम ही होते हो। तुम चाहे जितनी भी जाति करो, नाजायज हरकतें करो, बेचारी औरत उसे जांच का हिस्सा मानकर छू तक नहीं कर सकती। ईला ने हमेशा की तरह बेबुनियाद तर्क दिया। अपमान और पराजय की पीड़ा से मिलन की आंखें भीग गईं। ईला कॉन्वेंट में पढ़ी थी, अच्छा कल्चर्ड परिवार, पिता बड़े ऑफिसर, बाहरी दुनिया के अदब कायदों से वाकिफ ना हो ऐसा भी नहीं था।
आदर्श संगीत विद्यालय के आचार्य तुषार से उसने रविंद्र संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। छुटपुट जलसों में अक्सर गाना गाया करती। ईला की आवाज में फूटते रविंद्र संगीत ने ही मिलन को इतना बेसुध कर दिया था कि पहली ही नजर में वो उन्हें भा गई। ब्यूटी विद ब्रेन का इतना अच्छा संयोजन उन्होंने पहली बार देखा था। उनके जहन में एक के बाद एक अतीत के कोलाज कौंधने लगे। पहला कोलाज बुद्धा गार्डन का एकांत कोना, गुलमोहर की छाव तले बैठे ईला और मिलन। ईला के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ उंगली से गुलाब को चुअन का स्पर्श करते ही वो सम्मोहन से भरने लगी। मिलन एकटक ईला की आंखों में कुछ नायाब सी चीज तलाशते और रोमांचित हो जाते। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? ईला का लहजा शरारत से भरा था। मैं तुमसे ये मैं क्या लगा रखा है? साफ साफ कहिए। ईला, क्या तुम जिंदगी के सफर में मेरी हमसफर बनकर मेरे साथ चलना पसंद करोगी? ओह मिलन, ईला का सारा संकोच एक पल में ढह गया। पता है यह सुनने के लिए मैं कितनी बेचैन थी। खूबसूरत लम्हों का एक सागर इकट्ठा किया था ईला ने। कई जीवन मिलन उन हसीन लम्हों के सहारे बिता सकते थे। जब तक उनकी प्रैक्टिस जमती, दोनों जमीन पर बिस्तर बिछाकर भी सोए। एक एक करके ईला ने घर की सारी चीजें बनाई, मिलन को संवारा तराशा। किसी को भी उनके सुखी संसार से ईर्ष्या होना स्वाभाविक थी। दूसरा कोलाज शादी के बाद हर दिन मिलन की बाहों में सिमटी ईला का उन्मुक्त और प्यार से सराबोर इजहार। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मिलन। तो क्या उन सारी बातों को कोरी भावुकता कहकर खारिज कर देना चाहिए था? मिलन बिस्तर छोड़कर उठ खड़े हुए। धत तेरे की, जहन्नुम में जाए नर्सिंग होम, आज जाऊंगा ही नहीं। हर वक्त किचकिच और कलह। उस दिन ईला खुशी से मिलन के और करीब आकर बैठ गई। उनके बालों में उंगलियां फेरती हुई धारा प्रवाह बोलती जा रही थी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? एक सामान्य डॉक्टर बन जाओ। नर्सिंग होम कोई और डॉक्टर संभाल लेगा। देखो, रुपए पैसे का मुझे कोई लोभ नहीं। हंसते खेलते बस काम चलता रहे। मिलन चुप्पी साधे रहे। उनका गायनेकोलॉजिस्ट बनना एक सुनिश्चित सपना था जो उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में उस दिन तय कर लिया था जिस दिन उन्होंने गर्भाशय के कैंसर से दम तोड़ती अपनी मां का चेहरा देखा था। गुस्से से दांत पीसते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि बड़े होकर वो गायनेक ही बनेंगे। गायनी में गोल्ड मेडल हासिल करके उन्होंने अपनी मां के नाम पर यह नर्सिंग होम खोला था। ईला खुश थी। अरसे बाद उसे महसूस हो रहा था जैसे उसने मिलन को पा लिया है। मिलन के इस विराग का मतलब था मिलन को अपनी तरह अपने लिए पाना। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। चेंबर से कंपाउंडर आया था मिलन को बुलाने के लिए। पल भर के लिए ईला की रग रग को जैसे करंट छू गया। उधर हैरान परेशान मिलन बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। मिनट भर बाद दरवाजे पर दोबारा घंटी बजी। बामुश्किल कंपाउंडर ने अंदर झांकते हुए खबर दी, नर्सिंग होम में एमएलए साहब की साली का शाम 4 बजे सिजेरियन होना है। अबॉर्शन केस है, सब कुछ रेडी है। मिलन हड़बड़ाई मुद्रा में उठे और कंपाउंडर की तरफ मुखातिब हुए। आता हूँ, तुम चलो। ईला नागिन की तरह फुफकारती सोचती रह गई। लाख प्यार का दम भरे पुरुष, लेकिन उसके अंदर का मैं कभी नहीं मरता। कॉलेज में कितने लड़के उस पर जान छिड़कते थे, लेकिन उसने मिलन को ही चुना। इस कदर पागलपन के समर्पण का क्या प्रतिदान मिला? ईला की दोनों बड़ी बहनों ने उसे समझाया, दुनिया में तमाम डॉक्टर चरित्रहीन नहीं होते। इस सिलसिले में हद से बाहर बिल्कुल मत जाना। छोटी बहन नीरू ने भी आगाह किया, तू तो निरी पागल है दीदी। जीजा जी को 24 घंटे अपनी नजरों के सामने रखना चाहती है। जरा सा दूर हुए नहीं कि तेरा दिल धक धक करने लगता है। ऐसा मत कर। वो समझ ही नहीं पाई कि ईला के नफरत के ढाल पत्ते बढ़कर विशाल वृक्ष का आकार ले चुके थे। लेकिन मिलन समझ रहे थे कि ईला के भीतर एक और ईला अवतरित हो रही है। व्यवहार और प्रकृति के स्तर पर इस जानी पहचानी ईला से बिल्कुल अलग। पहले उन्मुक्त ठहाकों और लतीफों से शकुफे छोड़ती ईला हॉस्पिटल जाने से पहले और शाम को लौटकर आने के बाद मिलन को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। अब वही ईला
मौन और गंभीरता का मुखौटा ओढ़े एक कछुए की तरह अपने खोल में ही सिमटी रहती है। उसको मुखर करने के लिए मिलन पहल करते भी तो उत्तर में वो सिर्फ हाँ हूँ करती, औपचारिक बनी रहती। शक और सुबह के धरातल पर खड़ी ईला को शायद मिलन से सच्चा प्रेम था ही नहीं। जो हमेशा अधिकार की चाहत रखती हो, वो प्यार की गंभीरता को कैसे समझती? यदि समझती तो मिलन की तड़पती आत्मा पर बेरहमी से पांव रखकर जाती क्या तुषार की आगोश में। तीसरा कोलाज। छोटे से कमरे में तुषार का तानपुरा, तबला, हारमोनियम, नोटेशन की कॉपी, पेन वगैरह बिखरे हुए थे। पंखे की हवा में थपेड़ों में कैलेंडर के पन्ने फड़फड़ा रहे थे। उड़के हुए दरवाजे पर जरा सा धक्का देते ही दरवाजा खुल गया। ईला अंदर आई तो तुषार का चौंक जाना स्वाभाविक था। जिसे हजारों खत लिखने के बावजूद पिघलाया ना जा सका, उसी ईला का अचानक आगमन तुषार को विस्मय की आखिरी हद तक पहुंचा गया था। उसके सपनों का नशा अभी उतरा भी नहीं था कि रजनीगंधा के फूलों की तरह इटलाती ईला ने हंसते हंसते उसे सावधान किया। आज मैं तुमसे समझ लो भीख मांगने आई हूँ। देखो, तुम मुझे लौटा नहीं सकते। तुषार ने बामुश्किल खुद को संभालते हुए पास रखी कुर्सी को झाड़ पोंछ कर ईला को बैठने के लिए आगे सरका दिया। घबराहट के मारे उसका गला सूख रहा था। उधर ईला की हालत बूंद बूंद पानी के लिए तरसती हुई। काफी देर तक मानो खुद से जूझते रहने के बाद ईला के मुख से शब्द निकले, तुषार, मुझे ग्रहण करो, अभी इसी वक्त। ऐसे आवाक कर देने वाले अश्लील प्रस्ताव से तुषार की हालत ऐसी हो गई मानो किसी प्रियजन के मृत्यु संवाद ने उसे बेतरह चौंका दिया हो। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बेहद परेशान लहजे में उसने ईला को समझाने की कोशिश की, तुम्हारी तबीयत क्या ठीक नहीं है या किसी बात से चोट लगी है? जैसे कोई नागिन फुफकारती हुई फनकार कर बिल से निकल आई हो। शादी के कुछ दिनों बाद ही जब मेरा पति डॉक्टरी की आड़ में अपनी जुबान का स्वाद बदलने के लिए दूसरी औरतों के अंगों से खिलवाड़ कर सकता है, तो मैं क्यों लोकलाज के डर से अपना पत्नीव्रत धर्म निभाती रहूं? उसने एक ही झटके में अपने कंधे पर पड़ा आंचल उतारकर कमर में खोस लिया। प्यार मोहब्बत सब बेकार की बातें हैं। शादी के 2-4 साल गुजरे नहीं कि मियाँ बीबी दोनों के दिल जुबान का स्वाद बदलने लगता है। लोकलाज से बेजार अंदर ही अंदर दोनों का मन मचलने लगता है। लेकिन मैं न पर्दे वाली हूँ न ही डरपोक, इसलिए साफ साफ बात कहने में मेरी जुबान नहीं कांपती। तुम क्या पागल हो गई हो? तुषार ने बामुश्किल कहा। अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन अगर तुम अपने वादे से मुकर गए तो जरूर पागल हो जाऊंगी। आंधी तूफान के क्षणों में समूची धरती एकदम से उलट पलट जाती है, एकदम से बदहवास, लेकिन फिर एक समय स्थिर भी तो हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह ईला और तुषार की देह की आग भड़की और फिर बुझ भी गई। जाती हुई ईला को देखकर तुषार के सीने में हाहाकार जाग उठा, क्योंकि उसे सिर्फ यही महसूस हुआ जैसे दो कंकाल भर आपस में टकराए हों, बस इतना ही। अब ये रोज का किस्सा बन गया था। विश्वासघाती ईला के चेहरे को मिलन ने अपने बराबर खड़ा किया और खुद को कई दिनों तक समझाया। दिनों से महीनों तक, महीनों से 2 साल तक। माथे की नसें चिनचिना उठती, जबड़े एकदम कस जाते। एक अघोषित शीत युद्ध छिड़ गया था दोनों के बीच, जिसका कोई अंत नहीं था। युवा चेहरा न जाने कब प्रौढ़ बन गया। बस सोचना और चुप रहना मन करता कुछ भयंकर कर डाले। एक दिन उन्होंने अपनी भावुकता का गला घोट दिया, निर्णय लिया इस तरह अब और नहीं। आजाद कर दिया उन्होंने ईला को और खुद को झोंक दिया किताबों में। मरीजों को दे दी अपनी आहुति। ईला भी अपने 2 साल के दाम्पत्य जीवन को अलविदा कहकर खुश थी। मिलन के सच्चे प्यार की कब्रगाह पर अपने सुखों का संसार बनाने वाली ईला का महल आखिर कितने दिनों तक टिका रह सकता था? लवलुहान हृदय से निकली आह किसी को कितने दिनों तक सुख दे सकती थी? हालांकि दुख सहकर भी मिलन के मुंह से ईला के लिए कभी बद्दुआ नहीं निकली। कोई लाख चाहे प्रिय का सुख, लेकिन प्रकृति सत्य को कुचलने वाले मनुष्य का साथ नहीं दे सकती। मिलन को पता चला ईला कलकत्ते की किसी कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी कर रही थी और अपनी सारी तनख्वाह गृहस्थी के चूल्हे में झोंक रही थी। तुषार के लिए तो अपना पेट पालना ही मुश्किल था, अब तो बेटी का दायित्व भी था दोनों पर।
मैं अभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ ही हूँ। अपनी देहरी पर बेटी के इलाज के लिए भिक्षा पात्र पसारे ईला से कह रहे थे मिलन। ईला के कंठ से हल्की सी चीख निकल गई। आकांक्षा बस तो जाएगी ना मिलन, चीखो नहीं, चिंतन करो। मिलन के सीने में जो अपमान जमा था उसे पल पल निषेध करते हुए मिलन ने ईला को असलियत समझाई। ऑपरेशन से एक दिन पहले आकांक्षा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। छाती का एक्सरे, खून टेस्ट, ईसीजी और जाने क्या क्या। डॉक्टर पहले लंप को निकालकर कोल्ड सेक्शन टेस्ट करेंगे। इसके लिए उन्हें तुम्हारी बेटी को छूना पड़ेगा। दयनीय हो उठी थी ईला की आंखें। 45 मिनट तक तुम्हारी बेटी हम डॉक्टर्स के साथ रहेगी। अगर नोड्स इन्वॉल्व हुए तो मेजर ऑपरेशन होगा। उसके बाद रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी करवानी पड़ेगी। इस दौरान मैं ही नहीं, कई अन्य डॉक्टर भी तुम्हारी बेटी के शरीर को छुएंगे। ईला के दोनों हाथ अपने आप मिलन की हथेलियों में आ गए। आंखें मिलन की भी नम हो आईं। मुझे और शर्मिंदा मत करो मिलन। मैं जान चुकी हूँ कि प्रेम देह का नाम नहीं होता। प्रेम के लिए ईमानदारी भी होनी चाहिए। प्रेम विश्वास का नाम होता है। अपने प्रिय की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोटना, अपने अरमानों का गला घोटना, सार्थक दाम्पत्य की परिभाषा भी यही है। मिलन की निस्तेज निगाहें शून्य में कहीं दूर कुछ खोज रही थी। कोल्ड सेक्शन पॉजिटिव, जीवन भर यही सिखाया गया था पॉजिटिव होना। कितनी अच्छी बात है, परंतु आज का टेस्ट पॉजिटिव होने का अर्थ कितना भयानक था। चिरपरिचित नर्सिंग होम, गायनी विभाग की ओटी के भीतर सिरहा देने वाली खामोशी। खामोशी का कोहरा लपेटे अष्टवक्री टेबल पर पड़ी आकांक्षा की देह। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद आकांक्षा को रिकवरी रूम में लाया गया। ऑपरेशन सफल हुआ था। बाहर बैठी ईला के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मन थोड़ा स्थिर हुआ तो मिलन ईला को अपने साथ ले गए। एक ट्रे में मांस का लोथड़ा रक्त से सना पड़ा था। ईला को एक तेज सी उबकाई आई। वो चक्कर खाकर वहीं बैठ गई। एक बेबस सा सवाल मिलन की ओर झांके जा रहा था। मिलन, एक एहसान और कर दो मुझ पर। किसी से भी आकांक्षा की बीमारी और ऑपरेशन के बारे में मत बताना। लोग अजीब सी निगाहों से घूरेंगे उसे। लड़की है, तुम समझ रहे हो ना। मिलन के अंतस में शून्यता का भयावह हाहाकार उठा। ईला के शब्द उसके दिल में कई कई धब्बे अंकित कर गए। वृद्ध आंखों की धरती पर घनघोर बारिश के बादल उमड़ आए। ईला को आश्वस्त करके उसके कदम फिर से अपने कैबिन की ओर मुड़ गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।